तो हेलो बच्चों, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। और सबसे बड़ी जो इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं, जितने भी मैराथन्स है वो अपना शुरू हो चुका है। हालांकि मैंने इन्वायरमेंटल स्टडीज का 4 यूनिट्स की ऑलरेडी मैराथन्स डाल चुका हूं और फाइनल सीरीज जो है इस संडे को लेने जा रहा हूं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके साथ ही साथ इंग्लिश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो 100% आप लिख ही समझो, एग्जाम्स में जो आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी एमसीक्यू सॉल्विंग हमारा कल होगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारा प्रोज है उसको कंप्लीटली एक समराइज फॉर्म में सीखेंगे, समझेंगे, स्टोरी को समझ लेंगे ताकि हम आसानी से एमसीक्यू अटेंड कर सके। सबसे पहला जो मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूं, यह प्रोज है राजा राम मोहन रॉय। किनके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में अबाउट द ऑथर, इंग्लिश में क्या है, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो पहले अबाउट द ऑथर आता है, देन फिर शॉर्ट स्टोरी आता है, फिर एक समरी आता है और फिर उसकी कंक्लूजन्स आता है। क्या आता है? कंक्लूजन्स। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली लिटरेचर्स और इंडियन लिटरेचर्स के सबसे बड़े राइटर्स माना जाता है, हम सब जानते हैं। उनका जन्म 7 मई कब हुआ था बच्चों? उनका जन्म जो है वो 7 ऑफ मई 1861 में हुआ था। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1861 में। इस तरीके से पढ़ेंगे जो आप बिल्कुल बोरिंग फील ना करो। क्या ना फील करो बच्चों? बोरिंग फील ना करो। तो उनका जन्म 7 मई 1861 को जोरासांको ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। जहां पर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यहां से 2 मिनट का रास्ता है या तो 1 मिनट का रास्ता है, जोरासांको ठाकुरबाड़ी। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? साथ में इसको समझाने के बाद इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी अभी से सॉल्व करते जाएंगे और एक फाइनल एमसीक्यू वो एमसीक्यू लेंगे जो 100% कहां पर आएगा? एग्जाम्स में आएगा। जोरासांको ठाकुरबाड़ी में कोलकाता में हुआ था। उनके पेरेंट्स महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और सरदा देवी थी। क्या नाम था पेरेंट्स का? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर एंड सरदा देवी। क्लियर है? बचपन से ही टैगोर पोएट्री और प्रोज लिखने लगे। हालांकि उन्हीं के वजह से हम उनको जानते हैं और आपको पता ही है जो कहीं ना कहीं बंगाल के लिए इनकी भूमिका कितनी बड़ी है। दुनिया भर में जो नाम मिला, बंगाल को जो पहचान मिला, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का नाम काफी ऊंचा है या सबसे बड़ा है। जैसे और भी है, सत्यजीत रे है, उसके बाद आप बोल सकते हो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम क्या है, काफी ज्यादा लिया जाता है। उत्तम कुमार है। बचपन से ही टैगोर पोइट्री और प्रोज लिखने लगे। आगे जाकर के उन्होंने ड्रामा भी लिखा बच्चों। साथ में ड्रामेटिक पोएम्स लिखे, पोएटिक ड्रामा हो गया, नोवेल्स हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, रीम्स हो गए। तो आप ये बोल सकते हो आगे जाकर के इन्होंने ड्रामा, पोयम, स्टोरीज और सॉन्ग्स लिखे। कोई दिक्कत है यहां तक? उनकी कुछ पॉपुलर बुक बता रहा हूं, आपने नाम सुना होगा गीतांजलि बोल करके। पॉपुलर बुक है, कथा और कहानी थोड़ा सा है, ये बहुत अच्छा बुक है। नैवेद्य बोल के बुक है। इसके बाद उन्होंने नोबेल प्राइज कब लिया था? 1913 में। रिपीट कर रहा हूं, नोबेल प्राइज कब मिला था उनको? 1930। याद रखिएगा, 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए दिया गया था नोबेल प्राइज? गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। उन्होंने जलियांवाला बाग मैसकोर के बाद ब्रिटिश राज के नाइट टाइटल छोड़ दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस वर्ड को ध्यान देना कि इससे एमसीक्यू आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ये एमसीक्यू में रहेगा। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। कब मिला? 1913 में। फिर मैं बोल रहा हूं, उन्होंने जलियांवाला बाग मैसकोर के बाद ब्रिटिश राज के नाइट टाइटल, किस टाइटल को मैं बोल रहा हूं? नाइट टाइटल को छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। 1941 में, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1941 में, ये ऊपर में मेरा 19
चलिए बच्चों, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1941 में इनका देहांत हुआ। कब हुआ बच्चों? 1941 में। और उनको कोलकाता के निमतल्ला सिमेट्री है ना, उसमें दफनाया गया। आज भी आप जाओगे ना निमतल्ला, तो उनकी सिमेट्री है, लोग जाकर के वहां पर बैठते हैं। अब यहां बात अलग है, जो लोगों को बैठने किसी और पर्पज से चाहिए और बैठते कुछ और पर्पज से हैं, फोटो खिंचवाते हैं वहां पर जाकर के। वहां ये जो महान लोग हैं ना, इनको याद करने का एक तरीका होता है। आप सेम चीज कहां नहीं, दिल्ली में जाकर के आप चले जाओ गांधी जी का, वहां पर आपको सेम चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को, मेरे को लगता है ना, इस सब चीजों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब आगे समझते हैं। हालांकि मैंने ये समझ लिया रविंद्रनाथ टैगोर किसके बारे में, किसकी बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं बच्चों। राजा राम मोहन रॉय कौन थे? ये एक ऐसा आदमी थे जिनके अपने देश के लोग उन्हें पहचानते ही नहीं थे, एक तरीके से आप बोल सकते हो। जैसे होता है ना, हमारा पहचान कब मिलता है? मरने के बाद। तो इसी तरीके का हालत था। याद दिलाने पर भी उनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, राजा राम मोहन रॉय को बारे में लोग पहचानते भी नहीं थे। याद अगर उनको दिलाओगे ना, तो भी क्या करते थे? उनको इग्नोर। कई बार होता है ना, जब किसी कारणवश इंसान फेमस होता है, अरे यार ये इसको तो मैं जानता था, बट मैं उतना इसका नाम नहीं था। तो ऐसा कहानी था। राजा राम मोहन रॉय एक ऐसा इंसान थे जिनके अपने देश के लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, यानी याद दिलाने पर भी उनकी इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया गया। उनके लाइफ चेंजेस का सीजन्स को रिप्रेजेंट यहां पर किया गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जैसे कि बारिश के पानी सूख गए हो, धरती के जीवन कौन देता है? बारिश की पानी देता है। लेकिन अगर बारिश की पानी क्या हो जाए? सूख जाए, तो वो जो एरिया है वो क्या हो जाता है? ड्रॉट हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर उनको समझने वाला कम लोग ही थे। उनको समझने वाले कम लोग थे। अब ये बात अगर आप जाओ ना, कलकत्ता के किसी भी मेट्रो में चले जाओ, बड़े बड़े किसी भी एरिया में चले जाओ ना, उन सब की स्मारक बने हुए आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी कहां से मिले हैं? कोलकाता से, बंगाल से मिले हैं। वो एक लोनली लाइफ जिए। लोनली लाइफ एक्चुअल पोएट्री जितने वाले में पोएट्री होता है, चाहे स्वतंत्रता सेनानी होता है, चाहे जैसा कोई लक्ष्य होता है ना, तो उसका जीवन हमेशा क्या होता है? अकेला ही होता है। पर उनकी मिशन बच्चों, पर उनकी मिशन और उनकी एम, उनके जीवन के पूरा लोगों के लिए यह समझना जरूरी था कि राजा राम मोहन रॉय को अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है। मैं अगर आपको यह बताऊं, तो गांधी जी को अप्रिशिएट करना हमारा क्या है? कर्तव्य बनता है। कुछ लोग सोचते हैं जो नोटों के ऊपर जो छपे हुए हैं इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा है, ऐसा नहीं है। आप अगर जापान में जाते हो ना प्रेम, तो जापान में लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो गांधी जी को ज्यादा पसंद करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं गांधी जी को ज्यादा पसंद किया जाता था। सच बता रहा हूं, जापान के लोग ज्यादा इसलिए आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग गांधी जी को ज्यादा पसंद करते थे। और अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये हमारी बड़ी गलती होगी। अगर आपको रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना, तो अगर हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या हमारे लिए बहुत बड़ी गलती होगी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये समझना हमारे लिए क्या था? बहुत जरूरी था। जब एक देश में ऐसे महान लोगों को पहचानने लगता है जो सच्चाई को प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं? सच्चाई को प्रमोट करते हैं, तब वो देश उन लोगों के सम्मान देना भी शुरू कर देता है। यानी आप अगर किसी सच्चाई को प्रमोट करने वाले, जैसे आज आप सब अभाया केस में खड़े हो कि नहीं हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ कहां पर खड़े हैं? जो इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप में खड़े हैं। कितने बच्चे हैं जो मिचिल्स में निकले हैं साथ में?
निकले हैं क्या? अच्छा, मैंने एक भी पोस्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने जो पोस्ट किया था वो मैं तब किया जब मैं किसी मिचिल्स में जाकर शामिल हुआ था। आप जाकर के देखना मेरा इंस्टाग्राम का पोस्ट, वो उसी दिन का था जिस दिन क्या हुआ था, मिचिल्स बड़ा निकला था हमारे 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 एरिया में। तो हमें बस कॉल किया गया था, बस चलो ठीक है। प्रोटेस्ट करना, एक सही तरीके से प्रोटेस्ट करना और एक दंगा फसाद करना, दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, देखिए हम जब तक लोगों को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम सही चीज सीखेंगे भी नहीं। यानी यहां पर बोल रहा है जो लोग सच्चाई को प्रमोट करते हैं तो वो देश के उन लोगों को सम्मान देना भी सीख जाता है। यानी किसी बच्चे को अगर गलत गाली देना सिखाओगे और गाली देने वालों के लिए प्रमोट करना सिखाओगे तो वो बच्चे आने वाले वक्त में बलात्कार ही करेगा या गलत काम ही करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आप किसी बच्चे के सामने में गंदा गंदा गाली दे रहे हो और आपके बच्चे भी वैसे ही सेम चीज सीख रहे हैं, तो हो सकता है जो आने वाला 10 साल बाद वो आपको भी क्या दे, गाली दे। तो यहां पर बोलने का मतलब क्या है, जो लोग सच्चाई से देश को प्रमोट करते हैं तो देश उन लोगों को सम्मान देना भी सीख जाता है। राजा राम मोहन रॉय ऐसे ही एक आदमी थे जिन्होंने अपने देश के लोगों को सच्चाई का महत्व समझाया। उनकी सोच संस्कृति और इतिहास के लिए बहुत एडवांस था। उन्होंने अपने लोगों को पिछड़े हुए आइडिया से निकाल करके नए आइडिया की तरफ लेकर जाना चाहा। आज अपना इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज एआई की बात हो रही है, आज साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आज न्यू कल्चर्स को एडेप्ट करने का मतलब ये नहीं है जो हम कल्चर्स को ही क्या हो जाए। आज सबसे बड़ा शादी हुआ अपने कंट्री में, किसका शादी हुआ? मुकेश अंबानी जी की बेटे का शादी हुआ। आप भले क्रिटिसाइज करो, लेकिन मैं प्राउड फील करता हूं जो उनके बेटा को जो शादी हुआ ना, वो दुनिया भर के जितने भी इंडस्ट्रीज थे ना उसको एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया और एक चीज से जोड़ दिया। सारे जितने भी फॉरेनर्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे ना, सब इंडियन कल्चर्स के ड्रेसेस पहने हुए थे। सारा काम इंडियन कल्चर्स के द्वारा किया गया, सारे साधु संतों को बुलाया गया। तो दुनिया भर में जब उसकी पिक्चर्स जाएगा, दुनिया भर में जब उसका क्या जाएगा, वीडियो जाएगा, तो लोग समझेंगे, इंडियन कल्चर्स की महत्व देंगे। तो ये हमारे लिए प्राउड फील की बात होती है। किसकी बात होती है? प्राउड की बात होती है। राजा राम मोहन रॉय ने अपने समय के लोगों को दिखाया कि कैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर्स को मिलाकर अपने देश के लिए नई सोच बनाया जा सकता है। उन्होंने मॉडर्न आइडिया को समझने की जरूरत समझाई और अपने देश के फ्यूचर्स के लिए ऐसे विजन दिया जिसमें सभी को अपने देश पे क्या हो बच्चों, गर्व हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा लैंग्वेज पूरा समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिश इंडिया के पहले मॉडर्न आदमी कहा था। ये एमसीक्यू में आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस वर्ड को समझना। रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटिश इंडिया के पहले मॉडर्न आदमी कहा था। ब्रिटिश इंडिया का पहला मॉडर्न आदमी कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। किनके द्वारा बोला गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राम मोहन रॉय ने इंडिया में चल रहा रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिस, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिस। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है एग्रेसिव सोशल प्रैक्टिस, जो सही नहीं है। आपको आने वाले वक्त में इसमें झुलसना पड़ेगा, लिख के ले लो। हम अपने ही लोगों को मारेंगे, वो हमें मारेगा, हम उससे मारेंगे। एग्रेसिव सोशल जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है। सही क्या है? रिग्रेसिव से। रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिस, जैसे सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा, के खिलाफ आवाज उठाई थी। ब्रिटिश सरकार की मदद से उन्होंने इस बार्बरिक प्रथा को रोक दिया, क्योंकि इसमें क्या होता था, किसी इंसान की अगर किसी महिला के हस्बैंड अगर डेथ कर जाए तो उस महिला को भी आग पे क्या करना पड़ता था, अपने आप को ये झोंकना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं गलत था। अब इस वजह से हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग उनसे नाराज हो गए और उन्हें अपने समाज से बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया। हिंदू समाज के लीडर्स उनके अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगे और उन पर हमला करने लगे, जो सही नहीं था। क्लियर के लिए है? अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि राम मोहन रॉय का योगदान ब्रिटिश राज के इनिशियल पीरियड, शुरुआती दौर में इंडिया के लिए एक नई सोच लेकर के आया। क्या लेकर के आया? इंडिया के लिए एक नया सोच लेकर के आया, जो उनकी सेल्फ अवेयरनेस की तलाश थी। किसकी तलाश थी? आज आप कितना भी, जैसे मैं ये कपड़ा पहना हूं, इससे कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी महंगा पहन लो, आप अंदर से कितना खुश हो, यही सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जरूरी है।
सेल्फ अवेयरनेस की तलाश थी। टैगोर कहते हैं कि हमें राम मोहन रॉय को याद रखना चाहिए और उनकी ग्रेट अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्लियर कि नहीं है? जो आज की मॉडर्न सोसाइटी के बेस बन गया। क्या बन गया? बेस। अगर हम उनको भूल गए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप अपने बच्चों को लर्निंग करवाओगे ना, तो इन्हीं लोग के बारे में क्या करोगे? बताओगे। आप अपने बारे में तो नहीं बताओगे ना, आपके बच्चे किनके बारे में बात करेंगे? उनके बारे में बात करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर राम मोहन रॉय को एक ट्राइब्यूट देते हैं और कहते हैं कि राम मोहन रॉय ने ही वो रास्ता दिखाया जो इंडिया के फ्रीडम और मॉडर्निटी की तरफ लेके गया। आज ये जो रेप कल्चर्स है, जो भी हो, इतने सारे, अच्छा है, रेप कल्चर्स क्यों मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन सुनिए। रात में देर रात तक क्लब खुला हुआ रहता है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसके ऊपर स्टेप्स लेना चाहिए। 2 बजे 3 बजे रात जो होता है ना, वो सोने के लिए होता है, क्लब में रहने के लिए नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बहुत सारा सुविधा प्रोवाइड करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। 6th एजुकेशन को आपकी सिलेबस का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज के समय में अभी बहुत ज्यादा अगर कोई जरूरी है तो लोगों को शिक्षित करना बच्चों बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्कूल्स कर भी रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहा है, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा। आजकल हमें ऐसा कई बार लगता है, जब हम सोसाइटी में अगर निकल के बाहर चल रहे हैं, तो मैं अगर ऐसा ड्रेसिंग सेंस फॉलो कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, एक हमें ये लगता है कि सामने वाला देख कैसे रहा है मेरे को, ओ वाह, तो मेरे को देख रहा है तो मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं, मैं बता रहा हूं, 2 तरीके के लोग आपको देख रहे हैं। एक को आपकी ड्रेसेस सही लग रहा है, हो सकता है दूसरे लोग किसी और नजर से भी क्या कर रहा हो, देख रहा होगा। यहीं पर गंदगी पनपना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आपको एडुकेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा जो क्या सही है और क्या गलत है। देखो इन्होंने क्या बोला, जो इंडिया को फ्रीडम और मॉडर्निटी की तरफ लेके गए। जब इंडियन कल्चर पैसिविलिटी और कॉलोनियल सुप्रेशंस के नीचे दब गया था, तब क्या कहां लेके जा रहे थे? इसको मॉडर्न थ्योरी की तरफ लेकर के जा रहे थे। समझ में आया ना? अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इसका। तो लास्ट टॉपिक क्या है? क्रिटिकल समरी। ये क्रिटिकल समरी से भी एमसीक्यू आता है। तो लास्ट टॉपिक क्या है? क्रिटिकल समरी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया में मॉडर्न एज की शुरुआत की। उनको इंडियन रेनेसेंस को पायनियर माना जाता है। किसकी? इंडियन रेनेसेंस की पायनियर माना जाता है। राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने इंडिया में औरतों की सिचुएशंस को इंप्रूव करने के लिए काम किया। किसके लिए काम किया? जो हमारे ह्यूमन नेचर थे, जो हमारी महिलाएं थे, उनके लिए काम किया। सर, उन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ बड़ी लड़ाई की। पॉलीगैमी के खिलाफ बड़ी लड़ाई की। मैं इसलिए बताता हूं, किसी एक धर्म को सपोर्ट करना, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करना, किसी प्रथा को खत्म कर देना। आपने मूवी देखा है क्या, ओ माय गॉड? ओ माय गॉड में ना आप देखोगे, अच्छा ये आपने देखा है क्या, एक बोला गोला से आया है ये, जब आमिर खान जो आया है, कौन सा मूवी था? पीके। पीके में एक आमिर खान का एक इमोशनल डायलॉग है जो बोलता है ना, जब भगवान तुमसे क्यों मतलब पूछेंगे, अगर वो जो सृष्टि को बनाता है वो तुम पे क्यों डिपेंडेंट रहेंगे, वो तो दुनिया को बनाया है, तो उनसे तुमसे थोड़ी कुछ परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े जो भी ऑथर्स है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब बोल रहा है उससे बड़ा कोई नहीं है। तो कल्चर्स को हमें कल्चर्स के हिसाब से देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, सही क्या है और सही के अगेंस्ट अगर कोई बोलना शुरू कर दे तो हम उसको क्या कर ले? सपोर्ट कर ले। आज सनातन को आप सपोर्ट करते हो, क्यों सपोर्ट करते हो? क्योंकि आपको पता है जो आप उसी जमीन से जुड़े हुए हो और उसमें क्या है? सच्चाई है। मोहम्मदन्स में अपने कल्चर्स को सपोर्ट करते हैं, ईसाई में सब अपने अपने कल्चर को सपोर्ट करते हैं। वो इसीलिए तक सपोर्ट करता है कि दुनिया क्या रहे, शांति बनाए रखे और सब चीज का पालन हो सके। तो जो समय की सोसाइटी में एक कॉमन प्रैक्टिस था, इसके अलावा उन्होंने कास्टिज्म की बात किया, अनटचेबिलिटी की बात किया, अछूत जिसको हम बोलते हैं, और सुपरस्टिशंस के खिलाफ भी आवाज उठाई। आज गांव में आप जाइए, अछूत बोल के कुछ भी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, गांव में जाओ, अछूत बोले कुछ नहीं है। ज्यादा आप हीरोगिरी दिखाओगे ना गांव में जाकर के, भाई तू कौन है, तू कौन है, कल को जब जमीन बेचोगे तो बोलेगा भाई कितना प्राइस है, मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, दो मेरे को जमीन। तब उस वक्त तुमको अपना औकात दिख जाएगा, भाई इसके सामने मेरा कोई वैल्यू नहीं है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी हो गया है। ऐसा आदमी जिनके पास इतनी मॉडर्न सोच थी, उन्हें ऑर्थोडॉक्स इंडियन ने इग्नोर किया और अपोज भी किया, जो सही बिल्कुल नहीं था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने
लोगों को याद दिलाया कि राम मोहन रॉय जैसे महान इंसान को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इंडियंस को अपलिफ्ट करने में लगा दिया। सर कैसे? उन्होंने सुपरस्टिशन से निकालने के लिए अपनी जान लगा दी। कोई इंसान अपनी जान देकर कोई भी ये काम नहीं कर सकता, बट इन्होंने किया ऐसा, तो ये भी कहीं ना कहीं जरूरी था। देखो हर इंडियन का बच्चों कुछ ना कुछ फर्ज होता है। आप एटलीस्ट उनको रेगुलर याद मत रखो, लेकिन ग्रेटिट्यूड्स के हिसाब से तो कभी ना कभी क्या करो, उनको याद करो। इसी वजह से उनकी क्या होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। अगर हमने उन्हें ऐसे महान देशभक्त को याद नहीं रखा तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। राम मोहन रॉय ने नेशनलिज्म को भी विजन दिया था, उसका रिस्पेक्ट करना हम सबके लिए क्या है बच्चों, बहुत जरूरी है। अब पता नहीं आप में से कितने बच्चे महात्मा जी को मानते हो कि नहीं मानते हो, बट मैं बोलता हूं जो मानना चाहिए 100%। अब कुछ और नहीं बोलूंगा, उसके आगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब आप बोलोगे सर जवाहरलाल नेहरू को मानते हो, चिल्ड्रंस डे के हिसाब से मैं मानता हूं, बाकी आप मेरे को गाली दो यूट्यूब का चैनल में जाकर के या कमेंट करो, लेकिन सच बताऊं तो मैं उनको नहीं मानता हूं। ओपनली बोल रहा हूं, एज अ ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उनके वजह से हमारा देश क्या हो गया, विभाजन हो गया, इसलिए मैं नहीं मानता। हर किसी की अपनी ओपिनियन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है बापू को मैं नहीं मानता, मैं उनको मानता हूं। मैं महात्मा गांधी को मानता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी मानता हूं, भगत सिंह को भी मानता हूं, बाकी सभी, रविन्द्रनाथ टैगोर सभी को मानता हूं। मैं इनको इसलिए नहीं मानता क्योंकि इन्हीं की फैमिली के बच्चे क्या बने, पीएम बने, उनका पीएम, उनका पीएम, उनका पीएम। ये नहीं चलना चाहिए था, किसी भी कंट्री में ये कल्चर सही नहीं है। बस इस वजह से मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से आता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है जब मेरे पास में भी वो राइट है, जब मैं एजुकेशन लिया हूं तो मेरे पास में भी राइट है उस जगह को क्या करने का, टच करने का, वहां तक पहुंचने का। तो ये कौन सी राइट है जो उनकी फैमिली को ही डिसीजन लेने के लिए बताया जाएगा? ये राइट सही नहीं है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर फैमिली के बच्चे को राइट होता है जो एक पावरफुल पर्सन वो क्या कर सके, बन सके, जिसके पास में वो डिसीजन लेने का अधिकार हो, जिससे लोग समाज को क्या कर सके, सर्व कर सके। कोई दिक्कत है बच्चे? यहां तक हर किसी की अपनी ओपिनियन है, बट मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैं बापू के बारे में बता रहा हूं, मैं उनको मानता हूं, बाकी आपको मैं जो बता क्लियर था मैंने बता दिया। बच्चों नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? होप सो आपको समझ में आ गया। तो ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमसीक्यू। होप सो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने जो बोला, आपको ऐसा कुछ है जो आपको पूछना है, जो आपको समझ में नहीं आया बच्चों? होप सो पूरा समझ में आया ना? इस चैप्टर से जो एमसीक्यू आएगा आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि जो चैप्टर्स के साथ में एमसीक्यू है ना बच्चों, पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है। और एक जो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कल की क्लासेस के, कल मैं जो एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा वो लिख्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब वो 100% वहीं से क्वेश्चंस क्या रहेगा, एग्जाम्स में रहेगा। क्लियर कि नहीं है? चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 नहीं इसमें किए थे क्या ऐड? नहीं नहीं है ऐड। अच्छा ठीक है, 9 से ना, ठीक है, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। वो बेसिक्स क्वेश्चंस था, उसमें बेसिकली यही है जो राम मोहन रॉय का मतलब ये क्या है, जो मैंने बेसिक्स में अबाउट द ऑथर बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 से है, हाउ डज राम मोहन वॉइस साउंड? ऑप्शन नंबर डी, पेनफुल डिस्कॉर्डेंट्स। राम मोहन की आवाज सुनने में डिस्कॉर्डेंट लगती है, यानी एकदम से आप बोल सकते हो जो हार्श लगता है। क्या लगता है बच्चों? हार्श लगता है। म्यूजिक ऑफ ट्रूथ सुफ्लिम्स बीट ऑफ देयर नेचर्स। अब इसका मतलब होता है सच्चाई की म्यूजिक उनकी नेचर्स के उनसे दर्जे से आया है। किससे आया है? उनकी नेचर्स की दर्जे से आया है। किससे आया है? उनकी नेचर्स की दर्जे से आया है। राम मोहन रॉय वाज रिजेक्टेड बाय, इसके द्वारा बच्चों, हिज ओन कंट्री। राम मोहन रॉय को अपने देश के लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा और बाकी चीजों अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाया था। अब याद करो ना भीमराव अंबेडकर का, आपको संविधान किसने लिखा? आप उन्हें अभी मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों मानते हो भैया? क्योंकि वो भी इन्हीं सब चीजों का शिकार थे। लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। राम मोहन रॉय
was rejected by his own country. How was राम मोहन been rejected? क्यों हुआ बच्चों? Rudely. राम मोहन को बहुत रूडली यानी रूड तरीके से रिजेक्ट किया गया। नहीं बोलना चाहिए, बांग्लादेश की आजादी दिलवाने वाले जो थे शेख हसीना के क्या थे? पिता थे। आप आज बांग्लादेश की हालत आप देखोगे ना तो आप बोलोगे, आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि उनके ही मूर्ति सब कुछ क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और कुछ ऐसे चीज है जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल नहीं सकता हूं, जो उस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया गया। एक होता है सत्ता से बाहर निकालना, और एक होता है पूरी तरीके से क्या कर देना हो, मतलब इस तरीके से करना। ये गलत है, क्योंकि आज जो आने वाले समय में जो बांग्लादेश का इकोनॉमी का हालत होगा वो पाकिस्तान से भी क्या हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। बांग्लादेश से ऑलमोस्ट इकोनॉमी शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। 100% बांग्लादेश का सारा ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है? इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया के लिए किसी एरिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को शिफ्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बताऊं ना तो दीदी को ही एक शुरू कर देना चाहिए। क्यों? बंगाल में कम से कम इतने हजारों हजार फैक्ट्री बंद है ना, उसी में क्या कर दो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठा दो और 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स करवा दो। एक मैं बोल रहा हूं यहां पर कर देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, लाखों लोगों को रोजगार मिल सके। हाउ वाज राम मोहन बीन रिजेक्टेड रूडली? द कंट्री हैज एन इन्फैक्चुएशन टू बी डीजेनरेसी। सर ये क्या है? देश की अपनी खराब हालत से प्यार हो गया था, मतलब वो उससे छूट ही नहीं पा रहा था। कई बार क्या होता है ना, हम इतने गलत चीजों से आदत हो जाते हैं ना, जो हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे गेम का इतना बड़ा शौकीन होते हैं, जो कुछ भी हो जाए लेकिन गेम खेलेगा ही खेलेगा। लड़के नहीं है तो हम जब हमें, जैसे कई बार आपने सुना होगा न्यूज चैनल पे बोलते होंगे लोग, अरे यार इस चीज से हम क्या नहीं निकल पा रहे हैं, हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कि हमें खुद गंदगी में रहने की आदत है, तो हम गंदगी से बाहर कैसे निकलेंगे? है कि नहीं है? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? नेक्स्ट है राम मोहन कैम टू रिप्रेजेंट चेंजेस ऑफ सीजन्स। क्या है बच्चों? चेंजेस ऑफ सीजन्स। चेंज ऑफ सीजन्स क्या है? एक मेटाफोर है, यानी किसी चीज को दूसरे चीज से कंपैरिजन करना। आप बेहतर कब बनते हो? जब आप अपनी चीजों को किसी दूसरे की चीजों से क्या करते हो? आपको जेलसी फील होता है कि नहीं होता है? जब आपके सामने में आपसे कोई बेहतर इंसान क्या हो, ज्यादा नॉलेजेबल हो या ज्यादा वो पैसे वाला हो, आपको थोड़ा सा तो होगा। जिस लड़की से तुम्हें प्यार हो जाए, ये लड़के नहीं है, उस ग्रुप में 3-4 लड़का हो और एक 5वां लड़का शामिल हो रहा है, और उसका जो लाइफ स्टाइल है तुमसे 100 गुना क्या है, ऊपर है। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो, उसने उसको क्या किया, अप्रोच किया, उसको डिनर्स के लिए तो या तो कैफे कॉफी डे के लिए इन्वाइट किया, तब तुम्हारा फटके हाथ में आ जाएगा। झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई है। तुम मानो या ना मानो, तुम कंपेरिजन करोगे अगले दिन से। तुम अगले दिन से जिम जाओगे, तुम अगले दिन से जॉब पकड़ोगे, जॉब पकड़ के क्या करोगे, तुम जाके अच्छे अच्छे कपड़े का ऑर्डर दोगे, कपड़े, तुम सीएमए ज्वाइन करोगे, तुम महंगे महंगे कोर्स ज्वाइन करोगे, बाकायदा उसकी स्टोरी लगाओगे, जब ये करके दिखा देंगे ताकि वो भी स्टोरी देखे। 100% 99.9% लड़का का ये मेंटेलिटी होता है। मेरा खुद का मेंटेलिटी था, तो मैं आपको क्यों, मतलब सिंपल सी बात है, हर किसी का अपना एक मेंटेलिटी था। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं ना, जो कंपेरिजन पे रहते हैं, तो कंपेरिजन करना कोई गलत बात है नहीं। चेंजेस ऑफ सीजन्स क्या है? मेटाफर था। लॉन्ग इंडिजेंस ऑफ ड्रॉट, मेटाफर सी है। सर मेटाफर क्या? लोग इंडिजेंस ऑफ ड्रॉट भी एक मेटाफर का ही एग्जांपल है। टू हिज कंट्रीमैन राम मोहन रॉय वाज एन अनवेलकम एक्सीडेंट्स। अनवेलकम एक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? अनवेलकम एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? बताओ क्या होता है? अचानक होने वाला एक्सीडेंट्स। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो हमें क्या करना था, देखना था, और ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपके पास में एक थंबनेल दिख रहा होगा और सब्सक्राइब के बटन भी दिख रहा होगा, बस जाओ और क्लिक करो और अपने दोस्तों में शेयर भी करो, और एक लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। और साथ में कमेंट भी करो, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे दोनों कमेंट में लिख के भेजो।